नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 और ये क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम लोग प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया है पीछे के वर्कशीट में, लेकिन आज हमें प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ देखिए, ये जो किरण आ रही है तो यह आपतन कोण बना रही है, इस पर जो अभिलंब है इससे ये आपतन कोण बन रहा है। और फिर यहाँ से परावर्तित होकर जब ये किरण जा रही है तो इस बीच में जो कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण, तो यह कोण बराबर होता है इस कोण के, मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। उसके बाद प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, मतलब यह किरण आपतित किरण आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है ये बिंदु पर अभिलंब और इस पर जो अभिलंब है ये और परावर्तित किरण, ये तीन बातें, ये तीनों सभी एक ही समतल पर होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, ये यहीं पर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, अब हमें समझना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसे गतिविधि द्वारा समझें। गतिविधि है कि समतल दर्पण PQ, यहाँ देखिए ये PQ के सामने 0 टर्च रखें, यहाँ टर्च रखा हुआ है और इस पर हम लाइट दे रहे हैं। दर्पण पर दो किरणें OA, यहाँ देखिए ये एक OA और OC आपतित हो रही हैं और एक किरण OC आपतित, मतलब टर्च से इसको फेंका जा रहा है तो दर्पण पर आपतित हो रही हैं। अब दर्पण PQ की सतह पर A और C पर अभिलंब खींचिए, यहाँ A है, यहाँ से एक अभिलंब खींचिए और यहाँ C है, C से अभिलंब खींचिए, ऐसे खींचिए। बिंदु A से परावर्तित किरण AB, बिंदु A से परावर्तित होकर किरण बन रही है AB और ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। और C से परावर्तित किरण CD, यहाँ देखिए C से यहाँ CD जा रही है परावर्तित किरण इस तरह से, और ये आपतित किरण ऐसे है। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए, इनको पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती है? तो हाँ, ये रेखाएं आपस में 0 बिंदु पर मिल रही हैं या O बिंदु पर मिल रही हैं। यदि हाँ तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए, मतलब इसका नाम O दीजिए। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के, E मतलब अनंत पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव पर O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O आभासी प्रतिबिंब O पर 0 पर बनता है, मतलब बिंदु O, ये जो टॉर्च है इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दर्पण से इतनी दूर है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा, ये इस बात को समझा रहा है। अब कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं उसको देखें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये कैंडल दर्पण के जितने आगे होगी उतनी ही पीछे भी दिखेगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद है प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा और बिंब के आकार का बनता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है।
प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना हुआ कोई भी प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। जैसे देखिए इसका ये दायां भाग, इधर इसका बायां भाग दिखाई दे रहा है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस में शब्दों को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? देखिए अब एम्बुलेंस में शब्दों को इस प्रकार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आगे जो गाड़ी है उसके पीछे अगर एम्बुलेंस होगी तो उस गाड़ी के साइड में एक साइड मिरर लगा रहता है जो उत्तल लेंस का होता है, और इसमें से ये उल्टा लिखा होता है तो ये इसमें आकर सीधा दिखाई देगा। इसीलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टे तरीके से लिखा गया रहता है। तो इस तरह से हमने समझा कि समतल दर्पण के में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं और प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं। अब आते हैं इस वर्कशीट के प्रश्न पर। यहाँ बहुत आसान से प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो यहाँ 4 लक्षण स्पष्ट दिया हुआ है। पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल इतना है, आप इस चीज को समझ लें, बस इसको लिख लेंगे तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसलिए आप इसको आराम से लिख लेंगे। यहाँ समतल दर्पण के 4 लक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 को थोड़ा सा हमें समझना है। कह रहा है कि पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। पिंकी नाम की एक लड़की है जो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। मतलब दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर और चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? अब आप इसको समझिए। यहाँ ये दर्पण है और यहाँ पिंकी है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ। तो क्या कह रहा है? दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो यहाँ दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो ये निश्चित है कि जब कोई वस्तु दर्पण के पीछे 4 मीटर है तो वह दर्पण के आगे भी 4 मीटर होगी, क्योंकि समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब का लक्षण ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है जितना बिंब दर्पण से पहले होता है। तो ये आपका बिंब है, पिंकी क्या है? बिंब है, और इसका ये जो दर्पण में जो छाया बन रही है वह प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी है 4 मीटर, तो दर्पण से पिंकी की दूरी भी 4 मीटर होगी। और अब इसका दूसरा पार्ट है कि यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर और चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ अब आप समझिए। अब कह रहा है कि ये दर्पण है और यह पिंकी है और यह प्रतिबिंब है पहले वाला। अब वो 1 मीटर और आगे आ जाती है, पिंकी आ गई यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ, और इसका प्रतिबिंब भी अब 1 मीटर और आगे बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पहले 4 मीटर था, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब पिंकी आ गई 3 मीटर और इसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर पर बनेगा। तो अब कह रहा है कि प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? तो 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, मतलब 6 मीटर। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। समझ गए? इसको आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए में देखेंगे तो एम का प्रतिबिंब बिल्कुल उसी तरह बनेगा, भी का प्रतिबिंब उसी तरह बनेगा जैसा है, और एक्स का प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा जैसा है। तो एम भी एक्स, ये तीनों प्रतिबिंब अपने जैसा ही बनेंगे। उसके बाद खाली स्थान है। तो खाली स्थान में है कि प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
हमने समतल दर्पण के नियम में इसको पढ़ा है। आभासी, इसमें आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और उसके बाद है बी। तो बी है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग वस्तु का बायां दिखाई देता है। आपने पढ़ा है, यह पार्श्व व्युत्क्रमण नियम के अनुसार होता है। या आप लोग मोबाइल में जो सेल्फी लेते हो तो सेल्फी में मिरर व्यू होता है, और इसी कारण सेल्फी लेने की वजह से जब उसमें मिरर व्यू एक्टिव रहता है तो आपका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। और आपके पीछे अगर कुछ लिखी हुई चीज़ है तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देती है सेल्फी में। आप इसका ध्यान दीजिएगा, यह मिरर व्यू के कारण ही होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में आपने बहुत कुछ सीखा। आप एक चीज़ और कीजिएगा कि अपने मोबाइल से आप अपने पीछे कोई लिखी हुई चीज़ रखकर और सेल्फी लेकर देखिएगा कि आपकी तस्वीर कैसा बनता है। अगर आपकी तस्वीर उल्टा बनेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मिरर व्यू में तस्वीर उल्टी बनती है, ठीक वैसी ही जैसी कि समतल दर्पण में बनती है। तो इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।